हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 10 सेल बायोलॉजी क्लासेस में। अब मैंने आपको कल बता दिया था कि नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। ठीक है, तो परागकण का अंकुरण का ही मतलब होता है नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो नर युग्मकोद्भिद किससे बनता है? परागकण से बनता है। ठीक है, तो परागकण में जब लघु बीजाणु में एक्जाइन और इंटाइन जब परत जो है ऊपर चढ़ जाती है तो इसको बोलते परागकण बोलते हैं। परागकण का जो है एक सूत्री समसूत्री विभाजन होता है और दो कोशिका का निर्माण होता है। एक ट्यूब सेल हो गया, एक जर्म सेल हो गया। मैंने ट्यूब सेल के बारे में बता दिया था आपको, जर्म सेल के बारे में बता दिया था आपको। ठीक है, ट्यूब सेल क्या करती है? पराग नलिका का निर्माण करती है, जबकि जर्म सेल क्या करती है? नर युग्मक का निर्माण करती है। इतना चीज़ समझ में आ गया था। तो अब ये क्या है, जो है नर युग्मकोद्भिद कितने कोशिकाओं का बना होता है? एक और एक दो, यानी दो कोशिकाओं का बना होता है। अब क्या होता है कि आपको ये भी मैंने बता दिया था कि जनन कोशिका की दीवार पर क्या पाया जाता है? कैलोज का जमाव पाया जाता है। और धीरे धीरे जो जनन कोशिका की दीवार है वो नलिका कोशिकाओं की दीवार से अलग हो जाती है और इस प्रकार वो दिखाई देती है कि नलिका कोशिका के अंदर जनन कोशिका तैर रही होती है, इस टाइप का। और मैंने ये भी आपको बताया था कि परागकण को नर युग्मकोद्भिद क्यों कहते हैं? क्योंकि परागकण क्या करता है? नर युग्मक का निर्माण करता है या नर युग्मक के निर्माण में सहायता करता है, इसीलिए हम परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। नर युग्मकोद्भिद का विकास समझ में आ गया। नर युग्मकोद्भिद का विकास में नलिका कोशिका और जनन कोशिका का भी निर्माण आपको मैंने बता दिया। अब देखिए, अब हेडिंग डालिए परागकण का परागकोश से निकलना। परागकण का परागकोश से मुक्त होना। ठीक है, अब देखिए परागकण क्या किया। अब देखिए ये परागकोश है, आपको मैंने बताया ना, ये पूरा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पुमुंग बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? पुंकेसर है, ये मैंने आपको बार बार बताया है। ठीक है, ये क्या होता है? ये क्या है? परागकोश है। ठीक है, ये क्या है? परागकोश है। और जब परागकोश को अनुदैर्ध्य काटेंगे तो कैसा दिखेगा? ऐसे दिखेगा। ठीक, ये क्या है? परागधानी है। मैं आपको बोल रहा हूं, देख रहा हूं। ठीक है, दिखा रहा हूं आपको, परागधानी है। और ये क्या है? संयोजी है। ठीक है, परागधानी के अंदर क्या है? परागकण है। ठीक है, क्या है? परागकण है। लघु स्पोर जो लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु किसमें बदल गया? परागकण में बदल गया। अब परागकण परागधानी में क्या है? स्टोर है, भंडारित है। ठीक है, अब क्या है कि परागकण स्फुटन के द्वारा, किसका स्फुटन होता है? परागकोश का स्फुटन होता है और परागकण क्या होता है? मुक्त हो जाता है। ठीक है, परागकण क्या होता है? मुक्त हो जाता है। और स्फुटन कैसे होता है मैंने आपको बताया था कि जो परागकोश की भित्ति है वो कितनी भित्ति की बनी होती है? 4 भित्ति की बनी होती है। और एंडोथीसियम में जो पराग भित्ति की दूसरी भित्ति होती है एंडोथीसियम होता है। एंडोथीसियम में कैलोस का जमाव होता है। और जहाँ पे ये चीज़ क्या होता है? स्टोमियम। स्टोमियम मतलब होता है धंसा हुआ बिंदु। धंसे हुए बिंदु के पास क्या होता है? कैलोस का जमाव नहीं होता है। ठीक है, और जहाँ पे कैलोस का जमाव होगा और यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे जमा होगा तो ये भित्ति मजबूत रहेगी। ठीक है, और जब हवा चलेगा तो और सब भित्ति क्या होगी? बटी रहेगी, लेकिन ये फट जाएगा भित्ति। और जब ये फट जाएगा तो परागकण यहीं से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएंगे। तो परागकोश का स्फुटन हो जाएगा, परागकोश। ठीक है, परागकोश का स्फुटन होगा और परागकण क्या होगा? मुक्त हो जाएंगे। परागकण मुक्त होकर के बाहर आ गए। ठीक है, चतुष्क मान लो एक मुक्त हो रहा है। ठीक है, अब देखिए परागकण का पराग से कोश से क्या हुआ? मुक्त हो गया अभी। ठीक है, किस अवस्था में मुक्त होते हैं? ठीक है, परागकण, अब आपको पता है ना, परागकण में 2 कोशिकाएं पाई जाती है कि नहीं पाई जाती हैं? एक जनन कोशिका और एक ये क्या होता है? नलिका कोशिका।
ये क्या है? ट्यूब न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं, नलिका कोशिका। एक क्या होता है? ये जनन कोशिका होती है, छोटी होती है जनन कोशिका। ठीक है। अब देखिए आवृत्तिबीजी पौधों में 60% 60% आवृत्तिबीजी पौधों में 60% आवृत्तिबीजी पौधों में क्या होता है? जो परागकण होता है वो किस अवस्था में निकलता है? दो कोशिकीय अवस्था में, एक और दो कोशिकीय अवस्था में पराग कोश से मुक्त होता है। ठीक है, तो लिख लो कि 60% आवृत्तिबीजी पौधों में परागकण दो कोशिकीय अवस्था में मुक्त होता है। कहाँ से? पराग कोश से। आवृत्तिबीजी पौधों में पराग कोश से दो कोशिकीय अवस्था में परागकण मुक्त होता है। एक कोशिका नलिका कोशिका है और एक जनन कोशिका है। ठीक है, तो जब ये इतना डेवलपमेंट हो जाएगा, इतना, ठीक है, यहाँ तक जो है दो कोशिकीय अवस्था, यानी कि एक समसूत्री विभाजन के द्वारा नलिका कोशिका जनन कोशिका का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि परागकोश क्या करेगा? परागकण जो है परागकोश से बाहर निकल आएगा। ठीक है, किस अवस्था में? दो कोश की अवस्था में। ठीक है, लेकिन बचे जो 40% हैं, 40% आवृत्तिबीजी पौधों में क्या होगा? तीन कोशिकीय अवस्था में परागकण मुक्त होते हैं। लिख लो कि परंतु 40% आवृत्तिबीजी पौधों में परागकण पराग कोश से तीन कोशिकीय अवस्था में मुक्त होते हैं। अब कैसे मुक्त होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये पता ही है। देखिए ध्यान से, ये क्या है? परागकण है। ठीक है, ये इसका क्या है? ट्यूब न्यूक्लियस है। ये क्या है? जनन कोशिका है। ठीक है, ये क्या है? नलिका कोशिका। ठीक है, कोशिका है। और ये क्या है? जनन कोशिका। सब हैं क्या? हैप्लॉइड हैं, यानी अगुणित हैं। ठीक है, ये आपको पता है। आगे चल करके क्या होगा? जनन कोशिका क्या होगी? दीवार क्या होगी? वो अलग हो जाएगी। तो क्या होगा? अब लग रहा है कि जो जनन कोशिका है वो नलिका कोशिका में क्या है? तैर रही है। ठीक, इसके बाद अब क्या होगा कि जनन कोशिका में फिर से क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। जनन कोशिका में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, कितना? समसूत्री में एक समसूत्री विभाजन होगा, एक समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, इतना चीज समझ में आ रहा है? जनन कोशिका में एक समसूत्री विभाजन होगा, और जब एक समसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा? जनन कोशिका दो भागों में बट जाएगी, दो कोशिका। ठीक है, तो अब ये जनन कोशिका कितने में बदल जाएगी? दो कोशिका में बदल जाएगी, एक और दो। ठीक है, इतना चीज समझ में आया? सिर्फ जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन हो रहा है, नलिका कोशिका में नहीं। ठीक है ये, और इसको हम क्या बोलेंगे? प्रथम नर युग्मक और एक द्वितीय नर युग्मक।
इतना चीज़ समझ में आया। अब कितने हो गए देखो, एक ये हो गया, एक दूसरा सेल कोशिका ये हो गई, और तीसरा नलिका कोशिका। 3 कोशिका हो गया कि नहीं हो गया, नलिका कोशिका। ठीक, तो क्या हो गया, 3 कोशिका किस में हो गए, 3 कोशिका देखो, एक नलिका कोशिका, ठीक है, एक प्रथम नरयुग्मक और एक द्वितीय नरयुग्मक, द्वितीय नरयुग्मक। सब क्या होते हैं, एन एन और एन। इतना चीज समझ में आया। देखिए कि परागकण का परागकोश से मुक्त होना, तो 60% आवृत्तिबीजी पौधों में 2 कोश की अवस्था में परागकोश से परागकण मुक्त होते हैं। 2 कोश की अवस्था में कौन कौन, एक जनन कोशिका और एक नलिका कोशिका। लेकिन 40% आवृत्तिबीजी पौधों में क्या होता है, 3 कोश की अवस्था में परागकण मुक्त होते हैं। 3 कोश की अवस्था में किसमें, एक नलिका कोशिका होती है, एक प्रथम नरयुग्मक होता है, एक द्वितीय नरयुग्मक होता है। प्रथम नरयुग्मक और द्वितीय नरयुग्मक किससे मिलते हैं, ये जनन कोशिका में एक समसूत्री विभाजन होता है, जिससे प्रथम नरयुग्मक और द्वितीय नरयुग्मक का निर्माण होता है। इतना चीज समझ में आया। लेकिन जब आपको क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको आंसर यही लिखना है कि आवृत्तिबीजी पौधों में 2 कोश की अवस्था में क्या होता है, परागकण परागकोश से मुक्त होता है। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। अब आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप बेझिझक कमेंट में लिख करके आप बोल सकते हैं, और आपको अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और मैं उसका आंसर का क्वेश्चन का समाधान करूंगा। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया आपको। अगर आप इतनी चीज़ समझ में आ गया हो आपको, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि अब एक थोड़ा क्वेश्चन आप देख लीजिए, जो क्वेश्चन आता है हरदम। ठीक है, पूछा गया है कि परागकण के अध्ययन को क्या बोलते हैं, परागकण के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी, ठीक है। परागकण के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पैलिनोलॉजी। इंग्लिश में भी लिख लो, पैलिनोलॉजी। ठीक है, इसके बाद क्या है, परागकण का उपयोग हम बता दे रहे हैं आपको। परागकण के उपयोग पता है आपको कि परागकण का उपयोग भी होता है, और वो कैसे कैसे होता है आपको बता दे रहे हैं। पहला, ये खाने योग्य होता है, पता है आपको, खाने योग्य। ठीक है, खाने योग्य होता है पहला उपयोग क्या है, ये खाने योग्य होता है। जितने परागकण होते हैं वो परागकण इकट्ठा कर लिए जाते हैं, और उनका क्या बनाया जाता है, टैबलेट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, टैबलेट। ये टैबलेट बनाया जाता है, और टैबलेट बनाया जाता है तो ये किसको दिया जाता है, एथलीट जो होते हैं। एथलीट आपको पता है कौन होते हैं, जो कुश्ती लड़ते हैं, जो साइकिल रनिंग करते हैं, जो क्या बोलते हैं, कूदते हैं, जो ओलंपिक में भाग लेते हैं, बड़े बड़े गेम्स में भाग लेते हैं। तो किसके लिए, किसके लिए होता है, ये एथलीट को दिया जाता है। और ये क्या किस लिए दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि परागकण में क्या होते हैं, परागकण में क्या होता है, कोशिका द्रव्य अधिक होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, अधिक होता है, और कोशिका द्रव्य अधिक होता है क्या होगा, पोषण ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, पोषण ज़्यादा हो, इसीलिए एथलीट इसका टैबलेट बना करके खाते हैं ताकि उनको ऊर्जा मिल सके। ठीक है, इसका सिरप भी आता है। सिरप भी आता है। ये इस सिरप को किसको दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है। छोटे छोटे जो बच्चे होते नहीं हैं खेलने कूदने वाले, बच्चों को दिया जाता है, पिलाया जाता है इसका सिरप। बच्चों को पिलाया जाता है किसके लिए,
ऊर्जा के लिए पोषण प्रदान करता है। ये पोषण बच्चों को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। आप जब मार्केट में जाएंगे तो आप पूछेगा कि परागकण की कोई जो है सिरप है, तो वो आपको सिरप देंगे, वो बच्चों को पिलाया जाता है। उससे क्या होता है, बच्चे मजबूत होते हैं अंदर से, पोषण प्रदान करता है बच्चों को। ठीक है, एक उपयोग हो गया। मान लो परागकण का उपयोग पूछे या फिर आपसे एग्जामिनर पूछे कि परागकण के उपयोग बताइए, तो तुरंत बता दीजिए कि यह खाने योग्य होता है। इसका टैबलेट आती है, एथलीट को दिया जाता है, और सिरप भी होता है जो बच्चों को पोषण प्रदान करता है। दूसरा उपयोग क्या है इसका, दूसरा जब परागकण ज़्यादा हो जाते हैं तो किसी किसी को एलर्जी उत्पन्न करता है। ये एलर्जी उत्पन्न करता है। ठीक है, एलर्जी उत्पन्न करता है। और जब एलर्जी जब उत्पन्न होगी तो उससे क्या होगा, हे बुखार हो जाता है, हे बुखार। ठीक है, हे बुखार यानी हे फीवर, HEY, हे फीवर। ठीक है, हे फीवर हो जाता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, पार्थीनियम। पार्थीनियम एक प्लांट होता है जिसे बोलते हैं कांग्रेस ग्रास, कांग्रेस ग्रास। हिंदी में भी लिख लीजिए, पार्थीनियम। ठीक है, इसी को कांग्रेस ग्रास बोलते हैं। इसका जो परागकण होता है, आप देखें कि नहीं देखें कांग्रेस ग्रास को, कांग्रेस ग्रास इस टाइप का होता है, दिखा रहे हैं आपको हम। जो आपने देखा होगा कांग्रेस ग्रास को। ये देखिए, ये कांग्रेस ग्रास है। देखिए इसको, देखें कि नहीं देखें, जो भांग जो होती नहीं है, भांग की प्लांट, भांग का जो पौधा होता है उसी टाइप का देखिए ये होता है। इसका परागकण क्या होता है, परागकण जब बाहर फैल जाता है तो क्या करता है, ये आपकी नाक में जाता है और क्या करता है, आपको एलर्जी उत्पन्न करता है। और जब एलर्जी उत्पन्न करेगा तो कौन सा फीवर हो जाएगा, हे फीवर हो जाता है। कौन सा फीवर हो जाता है, हे फीवर। और हे फीवर होता है। ठीक है, इसी को हम पार्थीनियम के परागकण क्या होता है, हे फीवर फैलाता है। तो पूछेगा कि परागकण का उपयोग बताइए, तो पहला उपयोग क्या है, ये खाने योग्य होता है और ये एलर्जी भी उत्पन्न करता है, जिसे क्या बोलते हैं, हे फीवर। और एग्जाम्पल दे दीजिएगा, पार्थीनियम। पार्थीनियम के परागकण क्या फैलाते हैं, हे बुखार फैलाते हैं। इतना चीज़ समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ये आप समझ लीजिए। जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उनको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप देख लीजिए थोड़ा सा, कि पहला जो है आप है युक्त पुंकेसरी दशा किसे बोलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है युक्त पुंकेसरी दशा। युक्त पुंकेसरी दशा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिनेंड्रस कंडीशन। क्या बोलते हैं, सिनेंड्रस कंडीशन। सिनेंड्रस। एंथर, स्टेमन होते हैं, स्टेमन। ठीक है, ये स्टेमन कर लो। अब देखो शब्द पे जाइए, पुंकेसर। युक्त मतलब आपस में जुड़े हुए। जो पुंकेसर आपस में जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, युक्त पुंकेसर बोलते हैं। और उस दशा को क्या बोलते हैं, युक्त पुंकेसरी दशा। इसमें क्या होता है, लिखो, इस प्रकार के एंथर में, इस प्रकार के पुंकेसर में, इस प्रकार के पुंकेसर में सभी पुंकेसर, सभी काटो पूरा, इस प्रकार की अवस्था में
सभी पुंकेसर परस्पर संलग्न होते हैं। परस्पर क्या होते हैं? संलग्न होते हैं। ठीक है, सभी पुंकेसर आप परस्पर क्या होते हैं? संलग्न होते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो, मैं बना रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए। एक पुंकेसर हो गया ये, ठीक है। इसमें क्या है? एक ही पाली पाई जाती है, ठीक है। एक पाली की पुंकेसर होती है, कुकुरबिटा में होता है, यानी कुकुरबिटेसी फैमिली में पाया जाता है। हम बता दे रहे हैं आपको। जब आप कद्दू का फूल देखिएगा, कद्दू के फूल को देखिएगा, तो उसमें जो पुंकेसर होता है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक पुंकेसर हो गया, ये दो पुंकेसर हो गया, ठीक है, ये तीन पुंकेसर हो गया, ठीक है। ये आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं, ठीक है। चार पुंकेसर हो गया और ये पांच पुंकेसर हो गया। रुको मैं बता दे रहा हूं आपको, आराम से। कैसे? ये देखो, एक युक्त पुंकेसर, देखो ये एक पुंकेसर हो गया, ठीक है। ये दो पुंकेसर हो गया, ठीक है। ये तीन पुंकेसर हो गया, ये चार पुंकेसर हो गया और ये पांच पुंकेसर हो गया। ये आपस में क्या है? ये जुड़े हुए हैं, यानी कि ये आपस में क्या है? परस्पर संलग्न है। देखो यहाँ से यहाँ तक इसका पुंके जो है परागकोश और तंतु दोनों आपस में क्या है? सब जुड़े हुए हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? युक्त पुंकेसरी दशा बोल देते हैं, पुंकेसरी दशा, ठीक है। तो युक्त पुंकेसरी दशा में क्या होता है? सभी पुंकेसर क्या होते हैं? परस्पर आपस में संलग्न होते हैं, परस्पर आपस में संलग्न होते हैं। इतना चीज समझ में आ गया? एग्जाम्पल उदाहरण देख लो। कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली में ये पाया जाता है, कुकुरबिटेसी फैमिली का। एक एग्जाम्पल देखो, क्या है? कुकुरबिटा मैक्सिमा, यानी कि कद्दू, ठीक है। आप क्या लिखेंगे? कुकुरबिटा मैक्सिमा। कुकुरबिटा में पाया जाता है, ठीक है। CUCURBITA और अंडरलाइन कर दीजिए, कुकुरबिटा मैक्सिमा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये चीज समझ में आ गया ना कि युक्त पुंकेसरी दशा क्या होता है? युक्त पुंकेसरी, पुंकेसर का युक्त होना, यानी आपस में जुड़ा होना, यानी सभी पुंकेसर परस्पर संलग्न होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? युक्त पुंकेसरी दशा बोलते हैं। दूसरा देखिए क्या है? चतुर्दीर्घी पुंकेसर। चतुर्दीर्घी पुंकेसर, चतुर्दीर्घी पुंकेसर, इसको भी क्या बोलते हैं? टेट्राडायनेमस। टेट्रा इंग्लिश भी जरूरी है आपके लिए, थोड़ा सा इंग्लिश भी पढ़ लिया करिए। टेट्राडायनेमस, टेट्राडायनेमस कंडीशन, ठीक है। अब देखिए, आपको आप शब्दों पे जाइए। चतुर मतलब चार, दीर्घी मतलब बड़े, यानी इसमें पुंकेसर चार होंगे, क्या होंगे? बड़े होंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, अब देखिए हम आपको बताते हैं, देखिए अब आप ध्यान दीजिए। ये मैं क्या बनाया? वर्तिका, ये वर्तिकाग्र, ठीक है। और ये क्या है? अंडाशय है। समझ में आ गया? या फिगर बना लीजिएगा, जब चतुर्दीर्घी पुंकेसर का आएगा फिगर बनाने के लिए तो बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें यहां से क्या निकला? ये एक पुंकेसर बड़े, दूसरा पुंकेसर ये भी बड़ा, ठीक है। इधर से दो पुंकेसर बड़े, इधर से एक और पुंकेसर बड़ा। चार पुंकेसर बड़े हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन दो पुंकेसर क्या हैं? छोटे होते हैं। ये देखो, एक पुंकेसर इधर
और एक पुंकेसर इधर। इतना चीज समझ में आया? ये लिख लो। आकार में बड़े पुंकेसर और आकार में छोटे पुंकेसर, आकार में छोटे पुंकेसर। ठीक है, तो क्या है चतुर्दीर्घी पुंकेसर में? लिखिए कि चतुर्दीर्घी पुंकेसर में, चतुर्दीर्घी पुंकेसर वाले पुष्प में 4 पुंकेसर लंबे जबकि 2 पुंकेसर छोटे पाए जाते हैं, उन्हें हम चतुर्दीर्घी पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। उदाहरण क्या है? सरसों का फूल देखे हैं कभी? जब सरसों का फूल देखिए तो पुंकेसर ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं। तो सरसों के पुष्प में, सरसों के पुष्प में एग्जाम्पल जरूर लिख दीजिएगा, मस्ट है। अब यानी देखो चतुर्दीर्घी यानी टेट्राडाइनमस कंडीशन कहाँ पाई जाती है? सरसों के पुष्प में, जिसमें 4 आकार लंबे पुंकेसर होते हैं और 4 छोटे पुंकेसर होते हैं। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया? चतुर्दीर्घी पुंकेसर हो गया। दूसरा देखिए, तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या आता है। युक्त कोशी, युक्त कोशी, कोशी पुंकेसर, सिंजनेसियस जिसे बोलते हैं, सिंजनेसियस स्टेमन। देखिए अब बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं बना रहा हूं आपका, देखिए बना रहा हूं मैं। इसमें क्या होता है कि ये एक स्टेमन हो गया, एक जो है पराग कोश हो गया। अब देखिए पहले वर्ड पे जाइए, आप पहले समझिए। आप युक्त मतलब जुड़ा हुआ, युक्त मतलब जुड़ा हुआ। कोशी मतलब क्या होता है? पराग कोश। आप वर्ड पे जाइए, पराग कोश यानी ऐसा पुंकेसर जिसका पराग कोश आपस में जुड़ा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? युक्त कोशी पुंकेसर। देखिए ये पराग कोश है कि नहीं होगा? ये पराग कोश है। ठीक है, पराग कोश है कि नहीं है? और ये इसका तंतु है, ये भी पराग कोश है, ये तंतु हुआ, ये पराग कोश है, ये भी तंतु हुआ, ये पराग कोश है, ये भी तंतु हुआ। यानी क्या है? पराग कोश, पराग कोश आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन तंतु क्या होते हैं? क्या होते हैं? अलग होते हैं। यानी स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? युक्त कोशी पुंकेसर बोलते हैं। अब देखो युक्त कोशी पुंकेसर और युक्त पुंकेसरी दशा में अंतर क्या है? कि युक्त पुंकेसरी दशा में पूरा पुंकेसर ही क्या है? एक दूसरे से जुड़े होते हैं, परस्पर संलग्न होते हैं। यानी इसका तंतु भी और इसका पुंकेसर भी आपस में सभी क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन युक्त कोशी मतलब युक्त मतलब जुड़ा हुआ, परागकोश इसमें सिर्फ क्या होता है? परागकोश आपस में जुड़े होते हैं और तंतु क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, यानी अलग होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? युक्त पुंकेसरी, युक्त कोशी पुंकेसर। तो इसमें लिखिए युक्त कोशी पुंकेसर में परागकोश आपस में जुड़े होते हैं जबकि तंतु स्वतंत्र होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? युक्त कोशी पुंकेसर बोलते हैं या सिंजनेसियस स्टेमन बोलते हैं। ये चीज समझ में आया आपको? गुड। अब देखिए ये एग्जाम्पल किसमें है? आपने गेंदे का पुष्प देखा है? गेंदे का फूल, उस गेंदे के फूल में क्या होता है? गेंदे के पुष्प में
युक्त पुंकेसरी दशा होती है। गेंदे के पुष्प में, एग्जाम्पल क्या है, गेंदे के पुष्प में क्या होता है, युक्त पुंकेसरी दशा पाई जाती है, युक्त कोशी पुंकेसर दशा पाई जाती है। युक्त कोशी और युक्त पुंकेसरी, युक्त पुंकेसरी मतलब पूरा पुंकेश्वर आपस में जुड़ा होता है, लेकिन युक्त कोशी, कोशी मतलब पराग कोश, यानी सिर्फ पराग कोश आपस में जुड़े होते हैं, तंतु स्वतंत्र होता है, उसे हम युक्त कोशी पुंकेश्वर बोलते हैं। शब्द पे जाइएगा, ठीक है, तब फिर आंसर निकलेगा आपका, ठीक है। तो गेंदे के पुष्प में क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में गेंदे को क्या बोलते हैं, टैजेटस। बॉटनिकल नेम इसका क्या है, वनस्पति नेम टैजेटस है, याद रखिएगा इसको, TAGETUS, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आया आपको। अब देखिए, मैंने आपको, देखिए अब यहाँ पे नर युग्मक बन गया। देखिए मैंने आपको कहा था ना नर युग्मक होगा, बनेगा। अभी मादा युग्मक भी बनेगा। जनन आपको पढ़ा रहे हैं, तो जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेते हैं। तो मैंने आपको नर युग्मक बता दिया, कैसे उत्पन्न लिया, कैसे निर्माण हुआ नर युग्मक का। अब मैं आपको बताऊंगा कि मादा युग्मक कैसे जन्म लेता है। और जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में आएंगे और निषेचित करेंगे, तब क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। समझ में आया। और युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, ठीक है। तो नर युग्मक हो गया है, अब निषेचन के लिए मादा युग्मक की जरूरत पड़ेगी। तो कल हम आपको बताएंगे कि मादा युग्मक का कैसे निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण कौन करता है, मादा युग्मकोद्भिद करता है। तो मादा युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, ये मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों को, अपने भाइयों और बहनों को आप शेयर करें, ताकि वो भी इस लेक्चर का लाभ उठा सकें। धन्यवाद मित्रों।